दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसका नाम था बाल विकास, और आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है जिसका नाम है अधिगम। तो दोस्तों, अधिगम से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनमें वे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं हाल ही में। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो क्लास है वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लास है वो जरूर देखें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। आपको जो लिंक है वो दोस्तों प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाके क्लास भी जरूर देखें। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? बताइए, कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अधिगम कहते किसे हैं। दोस्तों, अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना जिसको आप बोल सकते हैं, यानी कि अनुभव, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यहां पर आप ऑप्शन देखिए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये दोस्तों अधिगम को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और ये एक अर्जित की गई प्रक्रिया है और इसे व्यक्ति दोस्तों अपने परिवार, समाज और विद्यालय आदि से ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, पहले रेट की जगह आर्ट रेट लगती थी, तो ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 2 नंबर का प्रश्न है, नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वुडवर्थ के द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वुडवर्थ के द्वारा दी गई। आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद द्वारा दिया गया है? बताइए, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, ये कथन दोस्तों किसका है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कथन है स्किनर का। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्किनर का। देखिए, ये प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? बताइए, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है अधिगम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, रीट लेवल 2 में प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 में। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सही विकल्प चुनना है। देखिए, अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? तो दोस्तों अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है? सक्रिय प्रक्रिया। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सक्रिय प्रक्रिया। 3rd ग्रेड 2023 में पूछा गया प्रश्न लेवल 1 में। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है, अधिगम की उपरोक्त परिभाषा दी है। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है, अधिगम की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रोने, क्रो एंड क्रोने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। काफी सारी अधिगम की परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दोस्तों अलग अलग दी है। जैसे वुडवर्थ ने दी है, सीखना विकास की ही प्रक्रिया है, ठीक है। वुडवर्थ ने दी है, नवीन ज्ञान व नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो यहाँ पे ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है, ये क्रो एंड क्रो ने दी है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, अधिगम के संबंध में सत्य कथन
छांटना है, अधिगम के संबंध में सत्य कथन छांटना है कि कौन सा सत्य कथन है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के कारण होता है, बिल्कुल सही है। सीखने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होगा, बिल्कुल सही है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों देखिए, अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, सीखने यानी कि सक्रिय प्रक्रिया है। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बताऊं, एक परिपक्वता है, ठीक है, परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया है और अधिगम है वो अर्जित प्रक्रिया है, ये भी याद रखना है आपको। तो जन्मजात की जगह अगर अर्जित होता तो ये सही होता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रिट 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो सही कड़ी है तो वो है दोस्तों प्रेरक, लक्ष्य समायोजन और परिवर्तन, ठीक है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर देखिए, यह प्रक्रिया है उत्पाद नहीं, यह प्रक्रिया है उत्पाद नहीं, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों अधिगम है वो एक अर्जित प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए, यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी नहीं स्थायी परिवर्तन है ये। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गलत कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे अधिगम समायोजन है, बिल्कुल सही है। अधिगम सार्वभौमिक है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों अधिगम जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है, ये प्रेक्षणीय अवलोकनीय गलत दे रखा है। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए 3 सही है तो चौथा ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा? गलत हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आए हुए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ये अपना कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए, सीखना एक जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, ये भी बिल्कुल सही है। सीखना केवल औपचारिक है, दोस्तों गलत हो जाएगा। सीखना केवल अनौपचारिक है, दोस्तों सीखने के तरीके कई होते हैं, ठीक है, तो ये अपना कथन गलत हो जाएगा। सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता दोनों पर निर्भर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है, ये भी बिल्कुल सही है।
जब 3 सही है तो चौथा गलत हो जाएगा। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, गलत हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही गलत है ये तो। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए कौन सा कथन है वो गलत है। यहाँ पर देखिए अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन बिल्कुल सही है, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन ये गलत हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि परिपक्वता और अधिगम दोनों अलग अलग चीजें हैं। परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है और अधिगम अर्जित प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दूसरा नंबर का कथन गलत हो जाएगा। नवीन व्यवहारों का अर्जन अधिगम है, बिल्कुल सही है। और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ये भी अधिगम है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम समायोजन में सहायक है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। अधिगम अस्थानांतरणीय है, गलत हो जाएगा दोस्तों, अधिगम स्थानांतरणीय है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अस्थानांतरणीय नहीं, स्थानांतरणीय है। अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, क्रो एंड करो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं। क्रो एंड करो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों निर्देशन, चयन, सूझ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी उद्दीपन दोस्तों किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों अभ्यस्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यस्ता, ठीक है। स्थायी परिवर्तन तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पे अस्थायी परिवर्तन का पूछा गया है तो अभ्यस्ता कहते हैं उसे। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताऊं, यदि आपके पड़ोस में विवाह हो रहा है और इसके चलते देर रात तक डीजे का काफी शोर होता है, प्रारंभ में इससे आपको परेशानी होती है, किंतु धीरे धीरे आपके कान है वो उसके लिए अभ्यस्त हो जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों वही है ये अभ्यस्तता। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर रेट में पूछा गया प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है कहलाता है। वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों गामक कहलाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गामक कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? सीखने के सही स्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए तथ्य, फिर सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, ये दोस्तों क्या है? सीखने के सही स्तर हैं ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रिट लेवल सेकंड 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक चरण कौन सा है? बताइए सबसे प्राथमिक चरण कौन सा है? देखिए मैं आपको बताऊं, डेसियल के अनुसार अधिगम के 6 चरण बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला चरण है वो है अभिप्रेरणा। कौन सा है? अभिप्रेरणा, ठीक है। दूसरा है लक्ष्य या उद्देश्य, तीसरा है बाधा, चौथा है अनुक्रियाएं, पांचवा है पुनर्बलन और छठा है सामान्यीकरण या एकीकरण। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आदम सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? आदम सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो दोस्तों यह परिभाषा है ये गेसल की है। किसकी है? गेसल की।
यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गेसल की। नेक्स्ट 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नहीं, नहीं कहा जाता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी रेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो अपने को बताना है अधिगम और परिपक्वता के संबंध में। मैंने आपको बताया दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक जन्मजात प्रक्रिया है तो दूसरी अर्जित प्रक्रिया है। यहाँ पर देखिए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ए नंबर का कथन है वो इसमें सही है। देखिए ये भी 2012 में पूछा गया प्रश्न है, ए नंबर का कथन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परिपक्वता। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है तो परिपक्वता नहीं है, बाकी तर्क है, प्रतिबिंबन है, कल्पना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2012 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत हो जाएगा। पड़ता है प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, देखिए रेट में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। बाकी देखिए, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है वो कौन सा है? तो वह है परिपक्वता एवं आयु। परिपक्वता एवं आयु, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरटेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा गया प्रश्न है। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामाजिक कारक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कारक। रेट लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अधिगम के निर्धारण नीचे दिए गए हैं। अधिगम के निर्धारण नीचे दिए गए हैं, बताइए। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास। तो बताइए, कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। देखिए, उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चारों ही विकल्प है वो इसमें सही है। अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए, सेकंड ग्रेड जुलाई 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, असुमेलित अपने को यहाँ पर क्या करना है? छांटना है। देखिए, स्वास्थ्य ये व्यक्तिगत कारक है। स्वास्थ्य क्या है? ये व्यक्तिगत कारक है दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे विद्यालय का परिवेश ये सामाजिक कारक है। विद्यालय का परिवेश ये दोस्तों सामाजिक कारक है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अध्यापक की विषय पर पकड़, अध्यापक की विषय पर पकड़ ये दोस्तों व्यक्तिगत कारक है, ये गलत हो जाएगा इसमें, ये गलत हो जाएगा। और देखिए, रुचि एवं अभिवृत्ति
ये मनोवैज्ञानिक कारक है। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक कारक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। रीट लेवल टू शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंध का उल्लेख है? बताइए, मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है? तो दोस्तों 2 प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है। कौन कौन से? एक है प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन और दूसरा है साधनात्मक या क्रियात्मक अनुबंधन। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक हैं। शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? तो वो है दोस्तों यान पावलोव। यान पावलोव, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यान पावलोव। नेक्स्ट, आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पावलोव के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पावलोव के द्वारा। रेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो बताइए किसके द्वारा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा साहचर्य के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साहचर्य के द्वारा। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है। पावलोव के प्रयोग में यूसीएस क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूसीएस। तो दोस्तों ये यूसीएस है, ये भोजन है। क्या है? भोजन है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, भोजन। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे पावलोव द्वारा दिए गए प्रयोग में सी एस किसे इंगित करता है? तो दोस्तों सी एस है वो किसे इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये घंटी की ध्वनि को इंगित करता है। घंटी की ध्वनि को इंगित करता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के बाद बिजली फिर कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीधा सा मैं यहाँ पे पूरी इतना घुमा फिराने की जरूरत ही नहीं थी कि बिजली चमकी तो राजू उछला, तो यह कौन सी सिद्धांत का उदाहरण है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे बाघ के लंबे सवालों को हल करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों के देखते ही वह चिंतित हो जाता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें ये असफलता या भग्नाशा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2022-12 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, ये प्रश्न रिपीट हो गया। ठीक है, असफलता भग्नाशा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है।
पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी वह जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस संवर्ती को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको अनुकूलित उत्तेजना कहलाता है, अनुकूलित उत्तेजना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विलोपन के कुछ समय बाद ही यदि अनुक्रिया पुनः होती पाई जाए तो वह कहलाती है। विलोपन के कुछ समय बाद ही यदि अनुक्रिया पुनः होती पाई जाए तो वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो स्वतः पुनर्लाभ कहलाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। तो यह प्रयोग किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यह उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, ये उदाहरण है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिकांश अतार्किक भय के पीछे कारण होता है। अधिकांश अतार्किक भय के पीछे कारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्राचीन अनुबंधन का है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार एवं तीव्रता, अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधि कहलाती है। जब अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधि कहलाती है। तो वह विधि कौन सी कहलाती है? तो वो दोस्तों सहकालिक अनुबंधन विधि कहलाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विलंबित। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विलंबित। ठीक है, यह भी थर्ड ग्रेड में 2023 में पूछा गया प्रश्न है, लेवल 2 एसएसटी में। आगे देखिए, अनुबंधित व अनुबंधित उद्दीपकों के मध्य अंतराल से यह स्पष्ट कीजिए कि अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विलंबित अनुबंधन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अनुबंधन की प्रक्रिया में उद्दीपकों की प्रकृति का अनुबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में सत्य कथन है। अनुबंधन की प्रक्रिया में उद्दीपकों की प्रकृति का अनुबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों सत्य कथन कौन सा है? तो विमुखी उद्दीपक द्वारा अनुबंधन तीव्र गति से होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। बताइए अधिगम का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, लेकिन मनोवर्ती का नियम है। ये दोस्तों अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है दोस्तों, अधिगम के मुख्य 3 नियम है, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। ये 3 नियम है। ठीक है, और गौण नियम 5 है, ये भी याद रखना आपको। आगे देखिए, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए, इसको अभ्यास का नियम कहा जाता है। अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो उपयोग का नियम और एक अनुप्रयोग का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इनमें से तो कोई नहीं होगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों अभ्यास का नियम आएगा, ठीक है, अभ्यास का नियम ये आएगा दोस्तों, ठीक है। रेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं क्लास को फटाफट लाइक कीजिए और लिंक को अपने दोस्तों के पास में दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर आपको जरूर करना है। देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। एक शिक्षक होने के नाते आप कौन से नियम को नहीं अपनाएंगे, तो दोस्तों देखिए आंशिक क्रिया का नियम को अपनाएंगे, तत्परता का नियम अपनाएंगे, अभ्यास का नियम अपनाएंगे, लेकिन प्रलोभन यानी कि लालच का नियम है वो अपन नहीं अपनाएंगे। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तत्परता का नियम निम्न स्कूल से संबंधित है। तत्परता का नियम निम्न स्कूल से संबंधित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें व्यवहारवाद। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नांकित में से थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है। तो दोस्तों अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है, तो दोस्तों वो है अभ्यास का नियम। ये अधिगम का प्राथमिक नियम है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, अभ्यास का नियम। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होता है उन्हें सीख लिया जाता है कहलाता है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होता है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होता है उन्हें सीख लिया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों वो प्रभाव का नियम कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रभाव का नियम। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। यह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है, यह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों यह तत्परता का नियम उपयोग में ले रहा है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। तो दोस्तों ये संशोधित प्रभाव का नियम से जाना जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है। कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रभाव का नियम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रभाव का नियम। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया। बताइए कौन सा नियम थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा यहाँ पे देखिए अभ्यास का नियम दिया गया, तैयारी का नियम दिया गया, प्रभाव का नियम दिया गया, लेकिन प्रतिक्रिया का नियम है वो थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी देखिए रेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है
देखिए तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, ये बताया था मैंने आपको। यहाँ पे साहचर्य का नियम नहीं है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही साहचर्य का नियम। ठीक है, ये भी रिट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, थोर्नडाइक के कौन से नियम, सॉरी, थोर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? थोर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभ्यास का नियम। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है ये। 63 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अधिगम का वह गौण नियम जिसका आधार अभ्यास का नियम है कहलाता है। अधिगम का वह गौण नियम जिसका आधार अभ्यास का नियम है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थोर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, थोर्नडाइक द्वारा दिए गए 3 मुख्य नियमों से कौन सा नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन को भली भांति परिभाषित करता है? थोर्नडाइक द्वारा दिए गए 3 मुख्य नियमों से कौन सा नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन को भली भांति परिभाषित करता है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों वो है इसमें कौन सा नियम? तो वो है संतोष का नियम। कौन सा? संतोष का नियम। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, संतोष का नियम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है दोस्तों। ये यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? बताइए कौन से सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम के आधार पर सीखते हैं। हम किसके आधार पर सीखते हैं? तो दोस्तों हम है वो किसके आधार पर सीखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम है वो दोस्तों नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है ये। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोई भी ऐसी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है? कोई भी ऐसी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पुनर्बलन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पुनर्बलन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रिट लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पुनर्बलन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेट लेवल सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बीएफ स्किनर से संबंधित। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, स्किनर द्वारा प्रतिपादित है अधिगम सिद्धांत है तो वो कौन सा है? तो वो है क्रिया प्रसूत अधिगम। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है,
बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित था? दोस्तों ये आधारित था गणितीय गणनाओं पर, गणितीय गणनाओं पर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से पुनर्बलन के प्रकार छांटिए। दोस्तों पुनर्बलन के प्रकार है वो छांटना है। देखिए यहाँ पे धनात्मक, ऋणात्मक, प्राथमिक, द्वितीयक, तो दोस्तों ये सभी क्या है? ये पुनर्बलन के प्रकार है। धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये चारों ही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 4। आगे देखिए, सत्य कथन को छांटना है। सत्य कथन को यहाँ पर क्या करना है? छांटना है। यहाँ पर देखिए, दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है अथवा दबाता है, बिल्कुल सही बात है। ऋणात्मक पुनर्बलन पलायन की अनुक्रिया की संभाव्यता को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों वो है मित्रों के द्वारा उपहास। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, नकारात्मक पुनर्बलन बताइए। नकारात्मक पुनर्बलन क्या करता है? तो दोस्तों वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रसूत अनुकूलन में प्रयुक्त तंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है रूपण यानी कि शेपिंग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शेपिंग। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस प्रकार के पुनर्बलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होती है? किस प्रकार के पुनर्बलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आंशिक पुनर्बलन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आंशिक पुनर्बलन। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, स्किनर के संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है कहलाता है? बताइए, स्किनर के सक्रिया अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत किस पुनर्बलन अनुसूची में अधिगमकर्ता को एक निश्चित समय के पश्चात पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है निश्चित अंतराल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निश्चित अंतराल। 83 नंबर प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में वांछित अनुक्रिया के देरी से पुनर्बलन उपलब्ध करवाने पर अनुबंधन हो जाता है। बताइए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में वांछित अनुक्रिया के देरी से पुनर्बलन उपलब्ध करवाने पर अनुबंधन हो जाता है। तो दोस्तों बताइए, तो ये निम्न स्तरीय हो जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों ये वाटसन का कथन है दोस्तों ये। ठीक है, किसका कथन है? वाटसन का। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 85 नंबर प्रश्न है, अधिगम के गणितीय सिद्धांत के प्रतिपादक है। अधिगम के गणितीय सिद्धांत के प्रतिपादक है तो वो कौन है? तो दोस्तों वो है क्लार्क हल। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्लार्क हल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, वह व्यवहारवादी सिद्धांत जो अधिगम के लिए प्रथम सफल प्रयास की बात करता है उसके प्रतिपादक है। वह व्यवहारवादी सिद्धांत जो अधिगम के लिए प्रथम सफल प्रयास की बात करता है उसके प्रतिपादक हैं। तो वो कौन है? तो वो है गुथरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुथरी। आगे देखिए, एकल प्रयास अधिगम का नियम संबंधित है। एकल प्रयास अधिगम का नियम संबंधित है दोस्तों, ये नियम संबंधित है एडविन रे गुथरी से। एडविन रे गुथरी से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। 85 नंबर प्रश्न है, अधिगम के गणितीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं।
अधिगम के गणितीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो वो कौन है बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया कलारखल, ठीक है, ये तो प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है, कलारखल। और इसका मैंने आपको बताया था दोस्तों गुथरी, और 87 का बताया था मैंने आपको दोस्तों, ये इसमें एडविन रे गुथरी से, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। तो दोस्तों उसका नाम है सूज का सिद्धांत। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूज का सिद्धांत। आगे देखिए, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, तो कोहलर थे। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोहलर। आगे देखिए, वह सिद्धांत है जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। वह सिद्धांत है जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें सूज का सिद्धांत है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे। गेल्टाल्ट स्कूल के संस्थापक थे, तो वो थे दोस्तों वर्दाइमर। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्दाइमर। आगे देखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक हैं, तो वो है कोहलर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोहलर। आगे देखिए, 93 नंबर प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया एवं सोच की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। तो वो है दोस्तों इसमें अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। कौन सा जोड़ा गलत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पता चल गया होगा दोस्तों आपको। यहाँ पे देखिए, स्किनर चूहा, स्किनर चूहा, ठीक है, पावलो कबूतर, पावलो दोस्तों इसमें कबूतर, ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी देखिए, थोंडाइक बिल्ली, थोंडाइक बिल्ली, और कोहलर चिंपैंजी। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ये भी 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, कमेंट में आपको बताना है कि पावलो ने दोस्तों किस पर प्रयोग किया था। आगे देखिए, 95 नंबर का प्रश्न है, सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है, बताइए। तो ये दोस्तों कौन से संप्रदाय की देन है, तो ये गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है, ये दिया है दोस्तों कोहलर ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोहलर ने। आगे देखिए, कोहलर का चिंपांजी परीक्षण प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है दोस्तों सूझ के माध्यम से अधिगम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समग्रता का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो वो कौन है, तो वो है दोस्तों वर्दीमर एवं अन्य। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो वो कौन है, तो वो है दोस्तों कोहलर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोहलर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न है। देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है, को क्या कहा जाता है, उसको दोस्तों सामाजिक अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, 3rd ग्रेड 2023 में भी पूछा गया है, और 8 2011 के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये अधिगम से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो करवाए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।